हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका, अभिनंदन है क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4, ग्राम्य जीवन, यानी कि गांव का जीवन कैसा होता है। सबसे बढ़िया बात है, चैप्टर जो है आपका केवल पढ़ने के लिए रहेगा। आपके सिलेबस में इसमें सिखाया जरूर जाएगा, आपको नैतिक बातें जरूर सिखाई जाएंगी, आपको शिष्टाचार सिखाया जाएगा, गांव के परिवेश के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको इसमें जो छूट केवल और केवल दी जाएगी वो प्रश्न उत्तर पर दी जाएगी। बाकी सब कुछ आपको समझना भी है, जानना भी है और प्यारे बच्चों करना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसे, मानिए कि जैसे एक पत्र है, पत्र के द्वारा यह है आपका जीवन बताया जाएगा कि गांव का जीवन कैसा होता है। प्रिय मित्र तरुण, ये जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम तरुण है। सह प्रेम नमस्ते। ठीक है, सबसे ये आपका अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। प्रिय मित्र तरुण, सह प्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए न दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा और दादी के पास गांव चला आया था। तो देखेगा, तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्र मतलब जल्दी, यानी कि उसके दोस्त ने पहले से एक पत्र दिया होगा और उस पत्र यानी कि तरुण ने पत्र भेजा था अपने दोस्त के लिए और तरुण उसका जवाब जो है जल्दी नहीं दे पाया। तो अब तरुण जब पत्र लिखता है तो वह कहता है, तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए न दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा और दादी के पास गांव चला आया था। ठीक है, यानी कि जो तरुण है, मतलब जो दोस्त है तरुण का, वो कहाँ रहता है? वो गांव में रहता, मतलब शहर में रहता है, लेकिन वो दादा दादी के पास में घूमने के लिए छुट्टियों के समय में अपने गांव आ गया है। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। अब देखेगा, शहर का बच्चा है, गांव में जब जाता है तो गांव की फिजा अलग होती है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, बड़ा अच्छा दृश्य होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी फुहार चलती हैं, चारों तरफ खेत और खलियान होते हैं, खेतों में फूल होते हैं और हरी हरी हरियाली वाली घासें होती हैं, फसलें होती हैं। तो वहां देख करके एक अलग ही मजा आता है, ऐसे मान जैसे कोई मधुरता बखेर दी गई हो। मृदुल सा दिखने वाला वातावरण, चारों तरफ लोग देखते हैं और हरियाली का आनंद लेते हैं। उसके अलावा वहां पर पक्षी हैं, चिड़ियाओं की चहचहाना, कोयल की आवाज का करना, मोर की आवाज का आना, उसके अलावा बहुत सारे पक्षी जो हमें समय समय पर अच्छे लगते हैं, दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ वहां का वातावरण बड़ा ठंडा होता है, वहां पर प्रदूषण की मात्रा अधिक नहीं होती शहरों की अपेक्षा। तो जो वहां पर जाता है वो बड़ा आनंद लेता है। प्यारे बच्चों मित्र, ग्राम्य जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सत्य है। अब देखेगा, वैसे अगर बात की जाए तो पूरे भारत में आपको देखेंगे तो 33% से 38% के आसपास जो जनसंख्या रहती है वो शहरों में रहती है और उसके अलावा जितनी जनसंख्या रहती है वह गांवों में रहती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के नाते हमारे देश की 56% जनसंख्या जो है कृषि से जुड़ी हुई है, चाहे वहां पर कृषि मजदूरी कर रही हो या कृषि में मालिक की तरह काम कर रही हो, तो वहां पर ये भी देखेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा देश गांवों में बसता है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे पास में 6 लाख से अधिक गांवों का डाटा रहता है। यानी कि अगर आप देखें कि आपके भारत में कितने देश हैं, मतलब कितने गांव हैं, तो लगभग 6 से 7 लाख के आसपास गांव होते हैं और 650 से 700 के आसपास जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देश जो है पूरा गांवीय देश है। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गाँव में है। यहाँ लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक मिलती है। अब देखेगा, जो गांव के लोग होते हैं वो सादा जीवन, उच्च विचार रखते हैं, यानी कि उनके जो खाने पीने का ढंग है वो चटनी से, रोटी से, मट्ठे से खाना खा करके अपने आप को बड़ा एक भाग्यवान व्यक्ति समझते हैं। जबकि शहर का व्यक्ति ना जाने सुबह शाम तक क्या क्या खाता है और उसके बाद भी कहता है यार आज सही से खाना नहीं हुआ। ठीक है, गांव का व्यक्ति बहुत कम कपड़ों में पूरे साल का गुजारा कर लेता है, ज्यादा वेशभूषाओं पर पैसा खर्च नहीं करता, दिखावा बिल्कुल नहीं करता, सादा जीवन रखता है और विचार उनके बड़े अच्छे होते हैं और बड़े उत्तम होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में यह हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। यह हृदय से सच्चे और एकदम
पवित्र होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते और पवित्र इतने होते हैं कि जिसके अंदर झूठ नहीं होगा, जिसके अंदर चालाकी नहीं होगी, वो पवित्र तो अपने आप ही हो जाएगा। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। अगर आप गांव में जाते हैं, चाहे आप किसी की जानकारी में हो या ना हो, और गांव में जाकर के आप किसी हालचाल पूछ लें या किसी घर चले जाएं, तो वह आपको पानी पिलाए, खाना खिलाए बिना नहीं भेजते। गांव के लोग बड़ा यहाँ पर एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। कहते हैं अतिथि भव, यानी कि अतिथि किसे माना गया है वहां पर? गांव में भगवान को माना जाता है कि जो घर पर आ रहा है ना अतिथि, वो भगवान का रूप है। अतिथि देवो भव, है ना, यानी कि अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि भगवान का रूप है। ठीक है, इसी के साथ में छल कपट से तो ये कोसों दूर रहते हैं। ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। अब देखिएगा, मैं तो कह ही रहा था अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि का सत्कार बहुत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनको अपने गांव की कल्चर के बारे में बताते हैं, अपने खेतों के बारे में बताते हैं, खेतों को दिखाते हैं, वहां पर क्या खान पान में रहता है वो सब खिलाने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रामीण लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। अब देखें, जो उन्हें रूखा सूखा मिल जाता है, जिसमें मैं भी कह रहा था कि चटनी, रोटी और मट्ठा अगर मिल जाए तो उसे खा करके अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, वो उससे ही पेट भर लेते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि हम बहुत अलग ही खाएंगे। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। मोटा जरूर रहेगा लेकिन सस्ता रहेगा, कॉटन का रहेगा, कई बार सूती कपड़ा अधिकतर प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, यहाँ लोग प्रातः काल यानी कि सवेरे सूर्य के समय, सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। क्योंकि गाँव में क्या होता है प्यारे बच्चों, भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, उनका चारा भी करना होता है, दूध भी दुधारना होता है, तो उसको भी लेकर के और खेतों पर सवेरे टाइम से जाना होता है। तो सभी 4 बजे उठ जाते हैं, सवेरे के 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, और उठ कर के खेतों में काम करते हैं, घूमते फिरते हैं और खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। तो उनका कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक हो रहा है, तो उनका वो सब खेतों में खत्म हो जाता है और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव में मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता था। अब देखेगा, ये आदत मेरे अंदर भी आ गई थी, क्योंकि मैं जब वहां पर गया हुआ था तो मैं वहां पर लोगों को देखा देख उनकी तरह हो गया और मैं भी सवेरे टाइम से उठने लगा। और सवेरे टाइम से उठने के साथ साथ मैं वहां पर दूध पीता था और दूध पीने के बाद में चाचा जी के साथ खेत पर चला जाता था। यह प्रातः काल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कल कल करती नदियां। कल कल मतलब होता है आवाज करती हुई नदियां, जैसे आवाज आती है ना, कल कल करती हुई नदियां। लेकिन कल कल के कई सारे अर्थ होते हैं। कल कल माने आवाज करना भी होता है, कल कल माने अगला दिन भी होता है, पिछला दिन भी होता है, और कल माने पुर्जा भी होता है। प्यारे बच्चों, यंत्र भी होता है। ठीक है, इसी के साथ में नदी का स्वर दूर तक फैली हरियाली और लहलाते खेतों से जो आत्म संतोष और खुशी मिलती है, वह धुआं, उगलती चिमनियों, कैलोरीन मिली पानी, सड़कों के कोलाहल और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ। कंक्रीट के जंगल ने हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया है। ठीक है, हमारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी नहीं प्राप्त हुआ। अब देखिए, गांव में जब जाते हैं, मैंने कहा था लहलाते खेत मिलेंगे आपको, वहां पर बाग बगीचे मिलेंगे, फूल पत्तियां मिलेंगी, फल लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, गन्ने की खेती अलग होती है, सरसों की होती है, कहीं पर गेहूं की होती है, और मौसम के अनुसार वहां पर फसलें बदलती रहती हैं। ठीक है, और गाँव में जब घर जाते हैं किसी के, तो वहां पर लीपा पोती होती है, मिट्टी और गोबर से लीपा पोती की जाती है, अलग सी खुशबू आती है। और बड़ी वे जो मकान वहां पर गाँव में बने होते हैं वो ज्यादा पक्के नहीं होते, कच्चे मकान हुआ करते थे, बड़ी उनमें एक अलग ही फीलिंग्स आती थी, भावना अलग ही दिखाई देती थी वहां पर जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब मिलता है जो आपका शहर में नहीं मिलता। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव क्या कि जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वे स्वयं अभाव ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। वहां जो तरक्की होनी चाहिए शिक्षा के अभाव में नहीं हो पा रही है। अब देखेगा, हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं शहर में, हम आनंद ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे किसान होता है। अगर किसान हमें खाने के लिए पैदा ना करे तो हमें खाना भी समय पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षा वहाँ पर सही से नहीं मिल पा रही है। गाँवों के अस्पतालों और विद्यालयों में सुविधाओं का
अभाव है, यानी जो वहाँ के अस्पताल है वहाँ पर सही से टैबलेट भी नहीं मिल पा रही है, चेकअप वगैरह भी समय पर नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ बड़ी दिक्कत में है ना। विद्यालय में सुविधा नहीं है तो बच्चे सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव में अस्पताल खोलूंगा। अब देखेगा, मैंने जो है यहाँ पर इस बात को देखते हुए, वहाँ की दुर्दशा को देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं भी अब बड़ा होकर के कुछ नहीं करूंगा, केवल और केवल एक बड़ा अस्पताल खोलूंगा और वहां पर जो है उसे अस्पताल को कहाँ खोलूंगा, गाँव में जाकर खोलूंगा। पहले डॉक्टर बनूंगा और फिर मैं जाकर के गाँव में अस्पताल खोलूंगा और लोगों की वहां पर सेवा करूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां के लोग इस चीज से परेशान रह जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा मित्र, यहाँ पर उसने अपनी सारी बात कह दी है और पत्र पूरा होने वाला है। अब लिखना बंद करता हूं। ठीक है भैया, लिखना बंद करता हूं। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अनुज। ये अनुज किसको पत्र भेजा है? तरुण के लिए भेजा था। ये सारी बातें अब तक अनुज ने कही है। अनुज ही वह व्यक्ति था जो गांव में घूम करके आया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका अपना चैप्टर। ये आपने पढ़ा और समझा और जाना, गांव के माहौल को आपने समझा और परखा, कितना अच्छा होता है वहां का वातावरण। और आप भी अगर गांव नहीं गए हैं तो छुट्टियों में, अपनी जून जुलाई की छुट्टियों में आप भी जाया करें गांव में, देख के आया करें। आपको पुरानी कल्चरों का पता भी चलेगा, क्योंकि अभी अगर पुरानी कल्चर बची हुई है ना, संस्कृति सभ्यता बची हुई है, वो गांव में अभी भी बची हुई है, जिससे हमारे देश के दर्शन होते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।